गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए हमने स्टार्ट किया था ओसीएम चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने हेनरी फेयोल जिन्होंने मॉडर्न प्रिंसिपल्स दिए, मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसके 4 प्रिंसिपल्स हमने कंप्लीट किए। आप पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सर कि जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए बच्चा। हमेशा ये रूल याद रखिएगा, जो भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिएगा। ये है हेनरी फेयोल सर, इनके बारे में कुछ बातें आपको अच्छे से याद रखनी है, जैसे कि कल मैंने बताई थी आपको कि सबसे पहले इनका नाम याद रखिए, हेनरी फेयोल। हेनरी फेविकॉल बिल्कुल मत बोलिएगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, आपके कॉलेज के एग्जाम में होता है, कभी कभी पूछ लेता है कि ये इनका प्रोफेशन क्या था, तो याद रखिएगा फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर पूछेगा कितने प्रिंसिपल्स लिखे, तो आप याद रखिएगा 14 प्रिंसिपल्स बता के रखिएगा। तो पूछा जाएगा कहाँ लिखा था, तो आप बताइएगा फेमस बुक है, उस बुक का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, इन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छे मॉडर्न प्रिंसिपल्स बना के दिए, तो इसलिए इनको एक टैगलाइन मिला, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। पप्पा है ये, क्या है, पप्पा। किसके पप्पा है, मॉडर्न मैनेजमेंट के। किसके, मॉडर्न मैनेजमेंट। ये बात याद रखिएगा। तो टोटल कितने प्रिंसिपल लिखे सर टोटल 14 प्रिंसिपल लिखे थे, कल हमने 4 किए थे। जैसे कि पहला प्रिंसिपल हमने कल किया था, पहले प्रिंसिपल का नाम क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क हेडिंग अच्छे से याद रखेगा। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है काम को बांटो, काम को बांटो। एम्प्लॉयज को दीजिए, वर्कर्स को दीजिए। हाँ, काम को बांटते समय ये बात ध्यान रखना है कि आपको ये चेकआउट करना है कि कौन पर्सन किस चीज में उसकी एबिलिटी है कि नहीं, नॉलेज है कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं, सब कुछ चेक करना है, उसके बाद ही वो काम देना है। कल आपको एग्जांपल देके बताया था मैंने। दूसरा था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब दो साइड से ये सेम कॉइन के, कि अगर किसी को अथॉरिटी मिल रही है तो साथ में क्या मिलनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों बैलेंस होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, बैलेंस। ऐसा नहीं कि किसी इंसान को सिर्फ अथॉरिटी 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 ही दे दिया और कोई इंसान को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी 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 दे। दोनों चीजें साथ में चलनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड जो हमारी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है डिसिप्लिन। क्या नाम है, डिसिप्लिन। कि सर लाइफ में आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, फैक्ट्री के आपके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, हर जगह आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है। इसमें एक एग्जांपल याद आता है कि एक कंपनी, आपने शायद नाम भी सुना रहेगा, स्टारबक्स। स्टारबक्स का एक बहुत सिंपल सा रूल है, आपने भी बहुत बार सुना रहेगा, कि वहां के एम्प्लॉयज के लिए रूल है कि आप किसी भी तरह का परफ्यूम नहीं यूज कर सकते जब आप काम पे हैं। किसी भी तरह का परफ्यूम। क्यों सर, क्यों नहीं यूज कर सकते सर? उसके पीछे ये लॉजिक दिया जाता है कि स्टारबक्स कंपनी ये चाहती है कि अगर हमारा कोई भी कस्टमर हमारे यहाँ पे आ रहा है, हमारे स्टोर में आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ उसको कॉफी जो वहां पे सेल आउट हो रही है, जो बीन्स वहां पे कॉफी के, सिर्फ उसकी ही स्मेल उनको आनी चाहिए, उसकी ही महक उनको आनी चाहिए, ना कि किसी पर्सन के परफ्यूम की, ताकि उसके दिमाग पे एक इफेक्ट क्रिएट किया जाए। तो ये रूल्स है, तो इसको डिसिप्लिन कहा जाता है। पॉइंट नंबर 4 होता है यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड में याद रखेगा वन मैन वन बॉस। वन मैन वन बॉस ऑब्जेक्टिव में आता है। इसमें ये चीज याद रखनी है कि सर एक पर्सन को ऑर्डर देने वाला कोई एक होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए। एक से ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, मतलब होगा। चलिए आगे चलते हैं सर, हमारे 5वें प्रिंसिपल के साथ चलते हैं, देखते हैं हमारे 5वें प्रिंसिपल में क्या बातें लिखी गई हैं। तो हमारा 5वां प्रिंसिपल बहुत ही प्यारा प्रिंसिपल है सर। इसमें आपको लिखा है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसमें ये याद रखिएगा, ये वर्ड याद रखिएगा, वन हेड वन प्लान, वन हेड वन प्लान, वन हेड वन प्लान। आप जितने बार बोलेंगे उतने जल्दी आपको याद होगा, बोलेंगे याद होगा, बोलेंगे याद होगा। वन हेड वन प्लान, वन हेड वन प्लान। सर इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि आपकी कंपनी में, आपके फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट है। अलग अलग क्या है, डिपार्टमेंट। जैसे नॉर्मली हर कंपनी में एक परचेज डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है रॉ मटेरियल परचेज करके लाना। हर कंपनी में एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। हर कंपनी में एक पैकेजिंग डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है जो फिनिश गुड्स आया उसको अच्छे से पैकेजिंग कर देना। हर कंपनी में एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, हर कंपनी में एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है, हर कंपनी में एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, हर कंपनी में एक एचआर डिपार्टमेंट होता है। मतलब हर एक जगह पे एक फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अलग अलग क्या होते हैं, डिपार्टमेंट। तो हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई क्या होता है सर, जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, क्या होता है सर, मैनेजर होता है। बोलो क्या होता है, मैनेजर। तो ये
परचेस डिपार्टमेंट का मैनेजर कोई और है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर कोई और है, हमारे पैकेजिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर कोई और है, मार्केटिंग का कोई और है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का कोई और है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई और है, एचआर डिपार्टमेंट का कोई और है। मतलब हर एक डिपार्टमेंट का यहाँ पे वन हेड है, वन हेड। और जो हेड होता है, जो मैनेजर होता है जिस डिपार्टमेंट का, उसी का क्या चलता है, वन प्लान। उसी के प्लान के हिसाब से सारे एम्प्लॉइज उसके अंडर जो काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में उनके हिसाब से काम करता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर है तो उसका पूरा फोकस सिर्फ फाइनेंस के ऊपर होगा कि कहां से पैसा लेके आना है, कहां पैसा खर्चा हो रहा है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस होगा। अगर कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो उसका ज्यादा फोकस होगा कि मार्केटिंग कैसे करना है, तो उसके एम्प्लॉइज भी उसी हिसाब से काम करेंगे। तो वन हेड होना चाहिए और उसी का वन प्लान होना चाहिए। जैसे रिसेंट में आपने देखा रहेगा सर, आईपीएल चालू ही चल रहा है सर, आईपीएल के मैचेस आपने देखे रहेंगे। आप मुंबई इंडियंस की बात कर लो, आप सीएसके की बात कर लो, आप आरसीबी की बात कर लो, हर एक का कैप्टन अलग है, हर एक का कैप्टन अलग है। मतलब वन हेड है, वन हेड। और हर टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं वो अपने कैप्टन की बात मानते हैं, उनके प्लान के हिसाब से काम करते हैं। इसी को बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कि वन हेड होना चाहिए और वन क्या होना चाहिए, प्लान। एक ही प्लान के हिसाब से काम करना है आपको। चलिए नेक्स्ट वाला बहुत ही प्यारा प्रिंसिपल आपसे कहा जाता है सर, क्या प्रिंसिपल बनाया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ये देखिए, ये नाम ही एक पूरी सेंटेंस बन चुकी है सर, तो अच्छे से ये हेडिंग याद रखिए बच्चा। बहुत प्यारा प्रिंसिपल है, बोलता है सबऑर्डिनेशन होना चाहिए। किसका सबऑर्डिनेशन होना चाहिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट। किसके कंपैरिजन में, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। देखिए किसी भी बिजनेस में, किसी भी कंपनी में दो तरह के इंटरेस्ट काम करते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, मतलब सबका फायदा। एक होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट, किसी एक का फायदा। हेनरी फ्योल सर बोल रहे हैं कि आप जब भी कोई पॉलिसी बना रहे, कोई रूल्स बना रहे, कोई रेगुलेशन बना रहे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है एज अ मैनेजर कि आप हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे फोकस करेंगे। मतलब सबका बेनिफिट होना चाहिए, बिजनेस का बेनिफिट होना चाहिए, कंपनी का बेनिफिट होना चाहिए। ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे कम फोकस करना है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस करना है। हाँ, एज अ एम्प्लॉय भी आपको ये याद रखना है कि अगर कुछ काम आ रहा है सर, मान लीजिए कंपनी में अचानक से एक्स्ट्रा ऑर्डर आ गए, आपके ड्यूटी है 8 घंटे की, लेकिन कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टारगेट पूरा करना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप माला 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है सर, थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लीजिए ताकि कंपनी के टारगेट पूरे हो जाए। तो वहां पे आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज्यादा कंपैरिजन कौन से इंटरेस्ट पे देना है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। एग्जांपल देता हूं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक बहुत ही फेमस नाम, आपने नाम सुना रहेगा बच्चा, क्या नाम है, MS धोनी। आपने ये नाम सुना रहेगा। इंडियन क्रिकेट टीम के एकमात्र ऐसे कप्तान है जिन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट के हर एक ट्रॉफी को इंडिया को जिता के दिया है, उनके प्लेयर्स के दम पे, उनके लीडरशिप के दम पे। ठीक है, 2011 में वो वर्ल्ड कप जीते हैं, फिर आगे चल के चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं, ये सब कुछ होता है। वो कैप्टन है, उनको कैप्टन के तौर पे कोई नहीं हटा सकता था, लेकिन उन्होंने अपने इंटरेस्ट को कम वैल्यू किया और उधर ऑन द स्पॉट विराट कोहली सर को कैप्टन बना दिया। क्या समझ में आया, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया उन्होंने ये प्रिंसिपल फॉलो किया कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे फोकस करना चाहिए। सबका बेनिफिट किसमें, टीम का बेनिफिट किसमें, बिजनेस का बेनिफिट किस पे, इस चीज पे ज्यादा फोकस होना चाहिए एज कंपेयर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इसको लास्ट एग्जांपल से आप समझ के चलिए बच्चा, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल। मान लीजिए कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है, कोई बैट्समैन है, वो इस समय 199 रन पे पहुंच चुका है, बहुत ही मेहनत के साथ वो 199 रन पे रह गया है और वो बैटिंग कर रहा है। उसकी टीम को एक बॉल पे 5 रन की जरूरत है, एक बॉल है और 5 रन की जरूरत है, 5 रन की जरूरत है, और वो उसका खुद का इंडिविजुअल स्कोर 199 हो चुका है बच्चों, डबल सेंचुरी के करीब है। अब मुझे ईमानदारी से बताइए बच्चा, इस बैट्समैन को क्या करना चाहिए। 2 ऑप्शन है उस बैट्समैन के सामने। पहला ऑप्शन ये है कि वो एक बॉल में 5 रन चाहिए, अपने टीम के बारे में सोचे, और जो बॉल उसके सामने आए उसको 6 मारने का ट्राई करे।
आउट हो नहीं हो उससे मतलब नहीं होना चाहिए उसको, उसका सेंचुरी पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है उससे मतलब नहीं होना चाहिए, ये पहला ऑप्शन। या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि बॉलर ने बॉल फेंका, बैट्समैन ने टच किया, फटाक से रन भागा और उसने अपना 200 का स्कोर पूरा कर लिया। तो आप मुझे बताइए, अगर आप वो मैच देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, या वहां पे जाके लाइव टूर्नामेंट देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, आप मुझे ईमानदारी से बताइए, अगर वो बैट्समैन फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाता है, मतलब एक बॉल में 5 रन चाहिए और वो 6 मारने के लिए जाता है और वो आउट भी हो जाता है, तो भी आप उसकी तारीफ करेंगे, बोलेंगे वाह उसने ट्राई तो किया। लेकिन अगर ईमानदारी से बताओ, उसने अगर खुद के ऊपर फोकस किया कि 199 से मेरे को 200 पे जाने का है, मैं टच करके 1 रन निकालेगा, तो आप सब बैठ के उसको बुरा भला तो बोलने लगोगे, गाली देना चालू कर दोगे, उसको सोशल मीडिया पे उसकी वाट लगाना चालू कर दोगे। क्यों? क्योंकि उसने किस चीज पे फोकस किया सर, उसने इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे फोकस किया। जबकि हेनरी फेयोल सर बोलते हैं कि हमेशा किस पे फोकस करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे। ठीक है, ये याद रखिएगा बच्चा। चलिए नेक्स्ट वाले प्रिंसिपल पे चलते हैं, बहुत ही प्यारा प्रिंसिपल है ये। प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। प्लीज 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 बच्चों याद रखें, बहुत खतरनाक स्पेलिंग है। क्या लिखा है? सेंट्रलाइजेशन। सर यहाँ पे ना जेड आया हुआ है, सर जेड लिखे कि एस लिखे? ये बच्चा कुछ भी लिखो चलता है, एस और जेड आप चलेगा, क्योंकि हम लोग इंग्लैंड की भी इंग्लिश फॉलो करते हैं, अमेरिका की भी फॉलो करते हैं, तो कोई इसका फर्क नहीं पड़ता। सर ये सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लेकिन बच्चों ये प्रिंसिपल समझने से पहले सेंट्रलाइजेशन और साथ में एक और वर्ड याद करो, डिसेंट्रलाइजेशन। बोलो 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 मेरे साथ, बोलो बोलो सेंट्रलाइजेशन और साथ में कौन सा वर्ड यूज करोगे? डिसेंट। लिखोगे सेंट्रलाइजेशन, लेकिन याद रखना 2 चीजें इसमें एक्सप्लेन हुई है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में अगर बात करूं, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो अथॉरिटी है, जो पावर है डिसीजन लेने का, पॉलिसी बनाने का, वो बहुत ही लिमिटेड लोगों के कंट्रोल में, बहुत ही लिमिटेड लोग जो डिसीजन ले सकते हैं कंपनी में। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो पावर टू टेक डिसीजन है वो एक से ज्यादा, मतलब ज्यादा लोगों के कंट्रोल में, उसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। सर कुछ नहीं समझा, क्या बोला आपने? कुछ नहीं समझा, एग्जांपल देके समझाता हूं, ध्यान दीजिए। एक कंपनी का नाम ले रहा हूं आपके सामने, आपने शायद कभी ना कभी गए रहोगे या देखे रहोगे, डी मार्ट। आपको मालूम होना चाहिए बच्चा, ये कंपनी चालू होती है 2002 में। सर कहाँ चालू होती है? सर मुंबई में चालू होती है। मुंबई में किसने चालू किया सर? राधा किशन दमानी। प्लीज बच्चों जवानी मत बोलिए, बहुत ही फेमस बिजनेसमैन सर है ये, बहुत ही अच्छे इंसान है। सर डीमार्ट उन्होंने चालू किया था मुंबई में। उस समय कितने स्टोर थे इनके? सर 1 स्टोर था, मुंबई में चालू किया। अब मुझे बताओ, वहां पे जो पावर टू टेक डिसीजन है, पॉलिसी बनाने का पावर है, बहुत कम लोगों के कंट्रोल में होगा कि नहीं? हो सकता है 5 लोग या 10 लोग के कंट्रोल में। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी बच्चा, आज अगर हम डीमार्ट की बात करें तो 400 से ज्यादा स्टोर्स इनके काम करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चा, ये 2002 की कहानी है जब कितने स्टोर थे इनके? 1। ये 2026 की कहानी है जब 400 से ज्यादा स्टोर है। सर जब 1 स्टोर था तो संभालने के लिए, अथॉरिटी, पॉलिसी बनाने के लिए लिमिटेड लोग चाहिए थे, कम लोगों के कंट्रोल में था। इसी को क्या बोलेंगे? सेंट्रलाइजेशन। लेकिन सर आज 2026 से 400 से ज्यादा स्टोर्स इनके ऑल ओवर इंडिया में काम करें, क्या लगता है वो 10 लोग आज 400 से ज्यादा स्टोर संभाल पाएंगे? नहीं सर, चांस ही नहीं है। तो सर मुंबई में अगर इनका डीमार्ट है तो वहां का कोई और मैनेजर होगा, वहां की अथॉरिटी कोई और लेके रखे। बदलापुर में अगर डीमार्ट बनाएगा तो उसकी अथॉरिटी किसी और के पास होगी। अंबरनाथ में अगर डीमार्ट बनाए तो उसकी अथॉरिटी कहीं और हो, किसी और के पास होगी। कर्नाटका के किसी जगह पे कोई अगर बना के रखा है डीमार्ट तो उसकी अथॉरिटी किसी और के पास होगी। उसी को बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। इसीलिए हेनरी फेयोल सर ने कहा कि बिजनेस में सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए। डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसा है। अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पे तो सेंट्रलाइजेशन होने वाला है, और अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल पे चला गया तो वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन आने वाला है। याद रहेगा बच्चों, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। और आज का लास्ट प्रिंसिपल जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही प्यारा प्रिंसिपल है, बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है। आप जब कमाने लग जाओगे तब आपको ये प्रिंसिपल बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली समझ में आएगा। रेम्यूनरेशन, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। कोई भी एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो सैलरी चाहिए होती है उसको, कोई वर्कर काम कर रहा है तो वेजेस चाहिए होता है उसको, फ्री में नहीं काम कर रहे हैं। मैं अगर कहीं पे काम कर रहा हूँ, कहीं पे लेक्चर ले रहा हूँ, 1 घंटे लेक्चर ले रहा हूँ पर डे
महीने खत्म हुए तो मेरे को अगर सर ने बोला कि सर ये लीजिए 1 किलो एप्पल, यही आपका पेमेंट है, तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं बोलूंगा मेरा चप्पल किधर है रे बाबा। समझ में आया? मतलब पैसा तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, रेम्यूनरेशन चाहिए, मतलब चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात और याद रखनी है, जो आप रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो, चेक करो सामने वाले का क्वालिफिकेशन क्या है, सामने वाला कितना ज्यादा क्वालिफाइड है, कितना ज्यादा एक्सपीरियंस वाला पर्सन है, मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, दूसरी कंपनीज क्या पे कर रही हैं, सब कुछ आपको ध्यान देके करना है। कोई पर्सन जस्ट अभी फ्रेशर आया हुआ है, कोई पर्सन एक्सपीरियंस वाला है, एक्सपीरियंस एक्स नहीं, एक्सपीरियंस वाला, तो मुझे बताओ बच्चा, अगर दोनों की सैलरी सेम रखे, दोनों की सैलरी क्या रखे, सेम, तो मुझे बताओ सही है कि गलत? आप बोलोगे सर बहुत गलत बात है, फ्रेशर तो फ्रेशर है, एक्सपीरियंस वाला तो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा, तो उसको पेमेंट ज्यादा मिलना चाहिए। सर कंपनी में कोई वॉचमैन काम कर रहा है और कंपनी में कोई सीईओ काम कर रहा है, सर दोनों की सैलरी सेम रखे क्या? नहीं 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 सर, क्या बात कर रहे हैं सर, वॉचमैन सीईओ की सैलरी सेम? नहीं नहीं सर, नहीं रख सकते सर। मतलब क्या हुआ? आपको हमेशा चेक करना है सामने वाले की एबिलिटी कितनी है, एक्सपीरियंस कितना है, नॉलेज कितना है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, सब कुछ याद रखना है। चलिए एक आपको एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। आपने शायद आपने नाम सुना है गूगल बाबा का। कौन से बाबा? गूगल बाबा। कौन से बाबा? गूगल बाबा। आजकल मार्केट में बहुत सारे बाबा है, हमारे सबसे अच्छे बाबा गूगल बाबा। इनके सीईओ का नाम आपने सुना रहेगा। ये वैसे सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इनका नाम सुना रहेगा सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई, आपको जान के हैरानी होगी, मैं अभी जस्ट रिसर्च कर रहा था, मार्च 2026 में रिसेंटली जो गूगल कंपनी है, उन्होंने इनके अगले 3 साल का पैकेज फिक्स किया, अगले 3 साल का। और इनका जो 3 साल का पैकेज फिक्स हुआ है वो अराउंड हुआ है 6361 करोड़। वेरी स्पेसिफिक, 6361 करोड़ ये इनको सैलरी मिलने वाली है, सुंदर पिचाई सर को। अब सोच के देखो बच्चा, अगर कोई कंपनी किसी सीईओ को इतना पैसा पे कर रही है, तो मुझे बताओ वो ईमानदारी से काम करेगा कि नहीं करेगा? सर ऑफ कोर्स करेगा। सर 6361 करोड़ कितना ज्यादा अमाउंट हो जाता है। वही बात तो मैं भी कह रहा हूं कि आप अपने एम्प्लॉय को, अपने वर्कर को सही पेमेंट करो और सही टाइम पे पेमेंट करो, ये बहुत जरूरी है। हेनरी फेयल सर ने ये कहा था। ठीक है, चलिए बच्चों, यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म होता है। बाकी बचे हुए प्रिंसिपल हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसके अलावा और कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हैं। और ईमानदारी से मेहनत करते रहिए बच्चों, ईमानदारी से करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय दोस्तों।